अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीब और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं और बहुत सारे चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में और इमदाद के मुंतज़िर है, या अभी तक जिन लोगों तक इमदाद नहीं पहुँची उनके लिए बहुत खुसूसी दुआ, क्योंकि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। सेहवन में मंचर झील का पानी इंडस हाईवे पर आ गया है। सांगड़ हो, दादू हो या मिटियारी हो, कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और वो ऐसे डूबे हैं कि आप शनाख्त नहीं कर सकते कि यहाँ पर कभी कोई शहर था या कोई जगह थी या फिर कोई सड़क थी या कोई गांव था या स्कूल था। स्वात का जो इलाका है सयाहती बहरीन, सबसे ज़्यादा मुतासर होने के बावजूद मुकामी नौजवान वाजिद अली ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ चेयर लिफ्ट लगा दी है। इंतज़ामिया भी इस नौजवान की खिदमत जो है वो हासिल कर रही है। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने इस नौजवान से गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, स्वात की तहसील कबल में दरियाए स्वात और नदी नालों में तुग़यानी आई तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया और इसी तरह दरियाए स्वात या नदी नालों पर जितनी भी राब्ता पुल थी या चेयर लिफ्ट थे वो भी बह गई और लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल मुनक़ता हो गई। ऐसे में बहरीन के एक नौजवान वाजिद अली ने अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले दराल खड़ पे एक चेयर लिफ्ट लगाई, जिससे लोगों की आमदोरफ्त बहाल हुई, लोगों की मुश्किल आसान हो गई और उसके बाद अब ज़िली इंतज़ामिया ने उनकी खिदमत हासिल की है। मुख्तलिफ़ मुकामात पर पुल भी बनाए जा रहे हैं और चेयर लिफ्ट भी लगाई जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आइन का इलाका है और आइन में ये जो पुल है ये बह गया था, तो इस पुल की जगह अब यहाँ पे आर्जी तौर पर चेयर लिफ्ट लगाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पर भी लकड़ियों का पुल बनाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मकामी लोग जो है वो भी लगे हुए हैं और इस चेयर लिफ्ट लगाने में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। वाजिद अली से बात करेंगे। वाजिद अली के कैसे आइडिया आया, किस तरह ख्याल आया कि चेयर लिफ्ट लगाई जाए, लोगों की मुश्किल आसान हो? पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरे ये ख्याल आ गया कि 2010 के फ्लड में मेरे पर ये मुश्किलात जो थे वो गुज़र गई थी, क्योंकि मैं भी बनता। अभी मैंने ये सोच किया कि इन लोगों को आमने सामने हम लोगों ने देख लिया कि सब लोग बंद थे, एक पुल भी नहीं था, कोई चेयर लिफ्ट भी नहीं थी आमदोरफ्त के लिए। हम लोगों ने, मेरे पास एक रस्सी थी, कुछ सामान था, इस सामान की वजह से हम लोगों ने एक चेयर लिफ्ट बनाई। लेकिन रश इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि हमारी बस की बात नहीं थी। लाखों की तादाद में लोग, हमने मेहमानों को निकाला, पूरा टीम, मेरे साथ पूरा एक टीम है, इन लोगों ने वो लोग निकाले, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हो गई, क्योंकि घरों में राशन भी नहीं थी, खाने की चीज़ें भी नहीं थी। वरना हम लोगों ने फिर एक ये सोच किया कि ऐसे करेंगे कि एक सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे। फिर हमारा एक इदारा है मोकामाई CNW, उसने मुझे पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया, मैंने वो पुल बना दिया। आप मसलन सब लोग इस पुल पे आते जाते भी है और वो पुल जो हम लोगों ने लगा दिया 36 घंटों के अंदर वो मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो गई लोगों की। अभी भी हम लोग आइन के मुकाम पे है, यहाँ एक चेयर लिफ्ट लगाते हैं। इसके बाद मैंने कम से कम इससे पहले मेरे ख्याल में सैलाब के बाद ये 8वीं चेयर लिफ्ट है। बहुत शुक्रिया वाजिद की बातें आपने सुनी। सबसे पहले इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक चेयर लिफ्ट लगाई और उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने इनके साथ रब्ता किया और अब मुख्तलिफ़ मुकामात पर जहाँ पर भी पुल बह गई है तो वहाँ पर आर्जी तौर पर चेयर लिफ्ट लगाई जा रही है और उसके बाद जो है राब्ता पुल भी, लकड़ी के जो राब्ता पुल होते हैं वो भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो। तो ये आपने देखा, ये जो लड़का था वाजिद, अब ये एक आम आदमी है और आम आदमी जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन किसने तैयारी नहीं की? जो हमारी वहाँ की इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, एटलीस्ट उन्हें अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए थी कि सैलाब ऐसी सिचुएशन हर साल पैदा होती है, लेकिन इस दफ़ा वर्स्ट हुई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तैयारी तो करते हैं। अच्छा, वैसे एक बड़े मज़े की चीज़ है, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ के लोगों से तो उन्होंने तैयारी की, लेकिन जब यहाँ पे बैठे कुर्सियों वालों से हम बात करेंगे ना तो वो ये कहते हैं कि जी ये सूरत हाल तो हर साल आती है। नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि देखें हमें तो पता नहीं था, इतना सारा आ गया। अच्छा, और अब ये प्लीज़ आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन है, ये आने वाले वक्त में मज़ीद खुदा ना खास्ता अगर वर्स्ट हो जाती है तो जो अभी तबाही हुई है, ये मैं एक रिपोर्ट जो पढ़ी थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में दुगनी तबाही देखी जा सकती है। पुट अप द वेरी करेक्ट पॉइंट, क्योंकि आपने इस साल जो मौसमियाती तगय्युरात की बात की है वो
थमने का नाम नहीं लेने जा रही है। आगे आने वाले सालों में भी बतदरीज इसमें हम इजाफा ही देखेंगे। अभी मजीद बारिशों का कहा गया है जो KPK में होनी है, अभी मजीद बारिशों का कहा गया है जो स्वात में होनी है, अभी मजीद बारिशों का कहा गया है जो कि हम देखेंगे जनूबी पंजाब में होंगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपको पता है कि ये जो स्पेल आता है मॉनसून का, वो चाहे एक स्पेल है, 2, 3, 4 जितने भी स्पेल हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, तो तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या ये वो इम्तिहान है जिसमें आपको लग रहा था कि बगैर तैयारी के आप बैठेंगे और आप पास हो जाएंगे? रेस्क्यू रिलीफ के जो ऑपरेशन है फैसल, उनको देख के लगता नहीं है कि शायद सोचा गया था कि हम आवाम को किसी तरह से रिलीफ पहुंचाएंगे? आप देख लेना कि सूरत हाल इस दर्जे पे आ जाती है। हम अब मटियारी का रुख कर रहे हैं। सूरत हाल इस दर्जे पे आ जाती है कि हमें फैसला करना पड़ता है कि बंद पे शगाफ या कट लगा के हम गांव को बचाएं कि शहर को बचाएं। मटियारी ज़िले का मैंने नाम लिया, यहाँ हालिया बारिशों से 90% आबादी मुतासर हुई है। 90%। मटियारी ज़िले के बेशतर शहरों खुसूसन देहाती इलाकों और फसलों में ताहा से 5 फीट तक पानी मौजूद है, जिसकी वजह से एक तरफ तो मकानात गिरने में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब फसलें तो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से 4 लाख मुतासरा लोगों के लिए सिर्फ 70 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां पर 7,000 लोगों को खाना फराम किया जा रहा है। बाकी लाखों लोगों ने मेहरान हाईवे दरियाबंद के करीब कौमी शाहराह पर रिलीफ कैंप्स कायम की हुई हैं, जहां पर उनकी मुखैर हजरात तो मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सरपरस्ती से वो बिल्कुल महरूम हैं। अब आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, ये मटियारी के कितनी तबाही हुई है। यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ से निकल के फिर लोग जो हैं वो जाएंगे उन रिलीफ कैंप्स में जो उनको बताया गया है कि लाखों लोगों के लिए, लेकिन वो लाखों लोगों के लिए नहीं है। इसलिए वो उन खैमा बस्तियों में अपने मदद आपके तहत वो रह रहे हैं जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये दिल कट जाता है। हम यहाँ पे मनाजिर देख रहे हैं ना, हमारे रिपोर्टर महरम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बात भी की है उनसे। अब हम जानते हैं कि क्या सूरत हाल उन्होंने देखी। महरम प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, मटियारी ज़िले की इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा 90% जो मटियारी ज़िला है वो हालिया बारिशों में मुतासर हुआ है। ताहाल जो सूरत हाल ये है कि तमाम जो देहात हैं, शहर हैं, वो जो इस वक्त 2 से 4 फुट पानी में गिरे हुए हैं, कहीं पर 5 फुट पानी भी मौजूद है। रिलीफ कैंपों की मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मटियारी ज़िले में सिर्फ 70 रिलीफ कैंप कायम कर दी गई हैं, जहाँ पर सिर्फ 7,000 जो मुतासिर हैं उनको बिठा गया है। तमाम ज़िले के 4 से 5 लाख लोग मुतासिर हैं। कच्चे के इलाके की 85,000 एकड़ जो ज़राए ज़मीन थी वो मुतासर है। पक्के की जो 5 से 6 लाख एकड़ ज़राए ज़मीन थी वो भी मुतासर है। तमाम फसल जो है वो इस वक्त कपास के, प्याज के, मिर्च के वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। लेकिन जो रिलीफ कैंप है वो सिर्फ 7-8 हज़ार लोगों के लिए बकाया जो रिलीफ कैंप है वो लोगों ने अपनी मदद आप या तो कौमी शाहराह पे लगा रखे हैं, या मेहरन हाईवे पे हैं, या तो जो दरिया के बंद है वहाँ पर उन्होंने रिलीफ कैंप कायम किए हुए हैं, जहाँ पर उनको मुखैर हजरात जो है वो ताउन करें। लेकिन सरकारी सरपरस्ती उनको किसी भी किस्म की हासिल नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे दरिया खान तालपुर का बड़ा शहर यहाँ मौजूद है। यहाँ पर भी 2 से 5 फुट पानी मौजूद है, लेकिन ताल पानी का अखराज इन तमाम शहरों से नहीं हो सका है, जिस वजह से लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। इनका मुतालबा सिर्फ यह है कि इस वक्त जो तमाम जो इलाके वहाँ से पानी के अखराज को यकीनी बना। तो घर डूब गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, कपास और दीगर फसलों का नामो निशान तक मिट गया है। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ बात करेंगे टैलेंट की। लंदन के 12 साला अजान ने बरतानिया में GCSE के इम्तिहान में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टॉप कर लिया है। 9 में से 9 ग्रेड हासिल किया। अजान ने कोविड में मुब्तला मरीजों के लिए हज़ारों पाउंड इकट्ठे किए और इलाज के लिए भिजवा दिए। अजान ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिस पर 100 से ज़ायद असातिज़ा से मदद ली जा सकती है। नवेद चौधरी लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं। 12 साल अजान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सके। 10 साल की उम्र में मैथ और 11 साल की उम्र में फिजिक्स 9 में से 9 ग्रेड हासिल किया। अजान की मेहनत वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो गया। अजान का कहना था, Now I'm 12, but I did the physics when I was 11 and the maths when I was 10. I was really happy and excited that I got such a high grade. वालिदैन का कहना था कि अजान अपनी अचीवमेंट पर बहुत खुश है। अजान ने ऑनलाइन लेसन भी लिए थे। अजान चाहता है कि तमाम बच्चों को तालीमी सपोर्ट यकसा मुयस्सर हो। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि जो अजान ने अचीव किया है विद माई गाइडेंस, मेंटरिंग
और इसका जो शौक़ था, इसका जो चैलेंज था, ये मैं अजान बड़ा अच्छा रोल मॉडल है दूसरे बच्चों के लिए कि क्या पॉसिबल है। सब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, नर्चर करें, पुश करें, इंकरेज करें, ताकि वो आपका नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग विच कैन मेक अ चेंज। अजान की वालदा का कहना था कि मेरे लिए अपने बेटे का लेप्रेसी मूजी मर्ज के लिए फंड रेजिंग करना किसी एजाज से कम न था और चैरिटी वर्क पर मेरे बेटे को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट अजान का लेप्रा चैरिटी के लिए फंड रेज करना। दैट वाज समथिंग कि मतलब जब वहाँ से लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे और अजान को दुआएं दे रहे थे तो आंसू रोकना मुश्किल थे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। और ऑफ कोर्स जो इसने GCSE में अचीव किया मैथ्स में, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंसानियत जो है वो मैटर करती है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। छोटी उम्र में तालीमी अचीवमेंट के साथ साथ इंसानियत की खिदमत वालिदैन के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। अजान ने अपनी मेहनत से ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। नवीद चौधरी, समा, लंदन। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीलियों जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कुतुब शिमाली और जनूबी के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान में ही है और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए। नतीजा ये कि सतह समंदर में अब इजाफा होता जा रहा है, जिससे सिंध के क्रैक एरिया की आबादियाँ और गाँव गोठों को ख़तरात लाहक हो चुके हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट है जो फैसल ने तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीली से जहां हमारे मुल्क का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, गर्मियों के स्पेल और हीट वेव्स आते जा रहे हैं, वहीं पे एक बहुत बड़ा ख़तरा सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह का ऊपर आना है। जत कबीले का ताजन अपने पुरखों की उन ज़मीनों पे जो कभी गांव हुआ करती थी, आज कश्ती पे सफर कर रहा है। हाँ, ये जमीन थी। दरिया सिर्फ छोटा दरिया था जो ये आ रहे, ये भी छोटा था उसी टाइम पे। ये तो पूरी जमीन थी जिसमें आबादी थी, खेती बाड़ी थी। ताहद्दे निगाह फैला ये आधा दरिया आधा समुद्र कभी हरी भरी फसलों का खेत और हंसते बसते लोगों का मस्कन हुआ करता था। जिस दौर में ये खेती बंदर आबाद था, यहाँ के चावल कहीं कहीं मुल्कों में जाते थे। खेती बाड़ी, घर, जमीन सब कहाँ गया? क्या ये सब अचानक हुआ? 78 में या 79 में मीठे पानी बंद हुआ, उनके बाद ये समुद्र आगे चलने शुरू किया, जिस वजह से ये ज़मीन भी हमारी निकल गई, कट गई। तो ये केटी बंदर से 16 किलोमीटर बड़े समुद्र दूर था, जो अभी 2022 में अभी तकरीबन केटी बंदर से दूर है 3 किलोमीटर समुद्र। सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह का बढ़ना। आज हम आपको चंद ऐसे गांवों में लेके जाएंगे जो कभी गांव हुआ करते थे, वहाँ आबादी हुआ करती थी, खेती बाड़ी हुआ करती थी, लेकिन सतह समंदर के हद से ज़्यादा तजावुज़ करने पे खारा पानी अब उन गाँव को वीरान कर रहा है और वहाँ के लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर रहा है। ये है गांव टप्पन। टप्पन गांव के मोहम्मद तरीन सोहराब साईं बताते हैं, बहुत सारे घर थे, दुनिया सारी भाग गई, बहुत सारे लोग थे, सारे भाग गए। अभी हम केटी बंदर पर बैठे हैं सामान रखकर, कुछ लोग यहाँ हैं, बाकी चले गए। मीठा पानी इस बस्ती से रूठ गया है और अब समंदर के खारे पानी ने इस बस्ती में वीरानी के डेरे डाल दिए हैं। कई लोग अपने हंसते बसते घरानों को यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और ये एक अलमिया है। इधर बहुत लोग बैठे थे,
दरिया का पानी आया तो लोग केटी बंदर की तरफ भाग गए। अब पता नहीं क्या हो। सोहराब को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके गांव को समंदर ने कैसे खा लिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है, सी लेवल राइज, और ये किस वजह से हो रहा है कि जैसे हमारे पोल्स पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स पे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। साथ साथ बड़े बड़े ऐसे एरियाज़ थे जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे, पहले वो पिघले, उसका बड़े बड़े लेक्स बन गए और वो लेक बलाखिर जो है वो समंदर में शामिल हो गए। पाकिस्तान में भी जो है ना बड़े बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो भी बड़े तेज़ी से जो है वो मिल्ट हो रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से मिल्ट हो रहे हैं। तो पानी कहाँ जाएगा? वो डेफिनेटली समंदर में ही आके गिर जाता है। अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपके घर की तरफ पानी आ रहा है और आपको अपना सारा सामान छोड़ के कहीं और जाना पड़े, तो आप पे क्या गुजरेगी? वही गुजरेगी जो इस खाली झोपड़ी के मकीन पर कभी गुजरी होगी। पानी घर में बे तो 3 फुट 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। हम अपने बाल बच्चों को कश्ती पर बिठा देते हैं। घर में कमर कमर पानी खड़ा हो जाता है। बच्चे घर वाले कैसे रह सकते हैं? घर वाले 4 दिन कश्ती में फंसे रहते हैं। इसी बीच पानी की बड़ी लहरें भी आती हैं। कुछ ही घर इसमें अभी बचे हुए हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं कि उनके पास कोई ज़रिए माश का जो है दूसरा कोई वसीला नहीं है। उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जाके शिफ्ट हो सके। इस वजह से वो मजबूरन यहाँ बैठे हुए हैं। समंदर सिर्फ गांव नहीं खा रहा, इन मासूम नन्हे मुन्नों का मुस्तकबिल भी रोज रोज आहिस्ता आहिस्ता खाता जा रहा है। समंदर का ये पानी इस गांव को तकरीबन निगल चुका है और यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शायर को अब शायद अपना ये मिसरा बदलना पड़ेगा कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, समंदर खा गया ज़मीनें कैसी कैसी। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो खुदी को बुलंद इतना करते हैं कि हर तकदीर से पहले खुदा उनसे पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर मौसम बदल रहा है तो इस बदलाव से लड़ने वाले कुछ लोग हैं। आइए एक ऐसे ही गांव में आपको लेके चलते हैं जहां सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन वहां के लोगों ने इस सूरत हाल से जंग लड़ने की ठान ली। आगे बढ़ते हैं। सैलाब के बायस कोटड़ी दादू सेक्शन पर रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर है। ट्रैक कमज़ोर होने की वजह से माल गाड़ी का लोड बर्दाश्त नहीं कर सका, ज़मीन में धंस गया है। ये आप मनाजिर भी इस वक्त देख सकते हैं। सैलाब से कोटड़ी दादू सेक्शन पर ये मामला हुआ है। सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए क्या हुआ ये? देखिए फैसल, ये कोटड़ी दादू सेक्शन पर रेलवे ट्रैक है जो बुरी तरह मुतासिर हुआ है और रेलवे ट्रैक की मरम्मत और तामीर के लिए ये रिलीफ क्रेन और ज़रूरी सामान के साथ ये रवाना हुई थी। और रेलवे ट्रैक क्योंकि कमज़ोर होने की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। इसी वजह से ये माल गाड़ी का जो लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और रिलीफ जो ट्रेन का वजन बर्दाश्त न करने की वजह से ये ट्रैक ज़मीन और पानी में धंस गया है और जो कोटड़ी दादू रेलवे सेक्शन पर एक बार फिर जो है वो काम रुक गया है। और ये मुल्क का अहम और हसास रेल जो रास्ता है वो तकरीबन 20 दिन से बेहतर ये मुनक़ता है और इमदादी कामों की जो मज़ीद है उसमें रुकावट पैदा हो गई है। ठीक है सलमान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में यौम बहरिया जो है वो आज मनाया जा रहा है। 1965 में आज ही के दिन पाकिस्तान की समंदरी हदूद पर मैली आंख डालने वाले दुश्मन को कौम के बहादुर सपूतों ने वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकते। पाक बहरिया हमारी समंदरी सरहदों की निगहबान, जिसके जवान वतन अजीज़ की हिफाजत और सलामती के लिए हर लम्हा तैयार हैं।
पाक बहरिया का एक बहुत अहम बाजू सी किंग हेलीकॉप्टर विंग है, जो मुश्किल तरीन हालात में इंतहाई मददगार साबित होता है। आजकल सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने और कीमती इंसानें बचाने के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया। आज से 57 साल पहले दुश्मन ने हमें कमजोर समझकर हमारा हौसला आजमाना चाहा था। 8 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तान नेवी ने उसे बता दिया कि वो गलती पर था। ऑपरेशन दवारका ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। आज फिर एक दुश्मन हमारे सामने है, सैलाबी पानी, जो अपने सामने आने वाली हर रुकावट, हर शय को डुबो देना चाहता है, तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। मगर वतन के बेटों को ये मंजूर नहीं। इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बहरिया के 111 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर जाहिद शाहिद और उनकी टीम हम वतनों को इस दुश्मन के हिसार से निकालने के लिए अपनी रातों की नींद जैसे कहीं दूर छोड़ आए हैं। तकरीबन 70% ऑफ दी सिंध इज़ अंडर वाटर, और जो जहाँ पानी नहीं भी है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर है, और या तो उनका रोड से सिलसिला मुनक़ता हुआ है या फिर बहुत लिमिटेड है। इनिशियली तो हमें ये करना पड़ा कि जितने लोग फंसे हुए थे, जो मैसूर थे इन जगहों पे, उनको हमने रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पे पहुँचाया। उसके लिए हमने मल्टीपल सॉर्टीज़ की, और अभी तक हम ओवर 450 पर्सनल को जो है वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर चुके हैं। सैलाब की तबाहकारियों का शिकार इलाकों से मुतासरीन को बाहिफाजत निकालना और वहाँ तक खुराक की फराहमी को मुमकिन बनाना आसान न था। लिहाजा पाक बहरिया ने 111 स्क्वाड्रन को ये मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी, जो 50 साल से सी किंग हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुश्किल तरीन मिशन अंजाम देता आ रहा है। जो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, वहाँ पर जब जाके हमने शुरू किए ऑपरेशंस, उसमें जो लोग हैं आप उनको देखेंगे कि जब जहाज़ उनके पास हेलीकॉप्टर आता है सीकिंग, तो उनके जो चेहरों पे एक उम्मीद की किरण आती है, और जो हमें पता चलता है जो हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और वो जो किरण है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सीकिंग जहाज़ को देख के आती है, हेलीकॉप्टर को देख के कि ये जहाज़ आ गया है, कि या तो ये उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर लेगा अगर जो इवैक्यूएट होना चाह रहे हैं, या फिर ये उनको वहाँ पर सामान मुहैया कर देगा। पाक बहरिया की 111 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर जाहिद शाहिद और उनकी टीम का अज़्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होने वाले आखिरी पाकिस्तानी के मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने तक दस्ते शफकत की तरह वो हर लम्हा उसके साथ मौजूद हैं। मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारी जितनी कैपेबिलिटी है, हम लोग वी आर विद यू एंड वी आर स्टैंडिंग बाय। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर विद यू। बहुत मुश्किल है, वसाइल बहुत ही कम हैं, मगर 111 स्क्वाड्रन ने वतन से वफादारी का जो अहद किया था, उनके नज़दीक वो इबादत का दर्जा रखता है। इसीलिए रात हो या दिन, वो हर पल अपने महाज पर डटे हुए हैं। जंग चाहे सरहद पार से मुसल्लत की जाए या कुदरती आफत की शक्ल में सामने आए, पाक बहरिया का 111 स्क्वाड्रन हर लम्हा उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार है। कैमरामैन इमरान खान और इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। चलिए अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट है। हमारा रॉ टैलेंट जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर वो स्टडीज़ हो, हमें बार बार नज़र आता है कि सहूलियात कम हो, इसके बावजूद निखर के सामने आता है। ऐसे ही कुछ मिसाल है लाहौर से सामने आई है। अतियात पर चलने वाले स्कूल ने तारीख रकम किया। मैट्रिक इम्तहानात में 1, 2 नहीं 8 पोजीशंस हासिल की हैं और इलाका मकीनों का सर फख्र से बुलंद किया है। तालीमी मैदान में कामयाबी की खूबसूरत कहानी दानियाल उमर की ज़बानी। लाहौर के गुंजानाबाद इलाके हरबंसपुरा में ये है सोसाइटी पब्लिक स्कूल। ये स्कूल कायम किया है इलाके ने अपने मदद आप के तहत 1979 में। सदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम खान का कहना है, अहले इलाका के एहतियात से स्कूल का निजाम चलता है। थोड़ा मोल्ड करेंगे, मॉर्निंग कोई हमारे पास बड़े सेठ तो कोई नहीं मदद करने वाले, लेकिन कुछ लोग मुखय्यर हजरात हैं जो हमारी सरपरस्ती करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए जी, अब आप स्कूल से चले जाएंगे 10वीं जमात करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद, लेकिन आपके हिस्से की ईंटें जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई हैं, जिसका आपको स्वाब मिलता रहेगा। इंटरनेट की मदद से
में बैठा हुआ तालिब इल्म भी आला माहिर उस्ताज़ा से इस्तिफादा कर सकता है। स्कूल के असातिज़ा और तालिब इल्म भी अपनी जिम्मेदारियों से हैं बखूबी आगाह। इस साल मैट्रिक के इम्तिहान में 8 पोजीशंस हासिल कर ली। बाकी तुलबा ने 90% से जायद नंबर हासिल किए। अहले इलाका का सर भी फख्र से बुलंद। मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि ऐमन अंसर ने 1094 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लेके लाहौर बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड में 2री और 3री पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात का कहना है ये असातिज़ा की मेहनत का समर है। लाहौर बोर्ड में मेरी 2nd पोजीशन आई है 1094 मार्क्स के साथ, और टीचर्स पेरेंट्स के बाद टीचर्स का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने जब भी हमने काय की पोजीशन को मेंटेन करना है नर्सरी से लेकर अभी तक। स्कूल ने तो मुझे बचपन से ही हर तरह मोटिवेट किया। टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे। पोजीशन लेने वाली तालिबात के वालिदैन भी खुशी से निहाल हैं। मैं उनका पहला स्टूडेंट था जब इन्होंने स्टार्ट किया था। उसी वक्त से मेरा भी ये एम था कि मैं अपने बच्चों को सोसाइटी में ही दाखिल करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इस एरिए का अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 स्कूल है और बच्चों को यहाँ पे हर दफ़ा ही इम्तियाजी नंबरों में पोजीशन मिलती है बोर्ड में। प्रिंसिपल स्कूल तहसीन अली कहती हैं मुफ्त तालीम के बावजूद मेयार बड़े स्कूलों से भी बेहतर है। ये मेहनत असातिज़ा कराम की, वालिदैन के हमारे साथ ताउन और बच्चों की मेहनत जो शुरू दिन से उनके साथ हम करते हैं, उसने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं समझती हूं कि पूरे लाहौर डिवीज़न में हमारा कोई सानी नहीं। सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा के अहदेदारों का कहना है इलाके में मजीद स्कूल कायम करेंगे ताकि मुस्तहिक तलबा को सस्ती और मियारी तालीम फराहम की जा सके। सोसाइटी पब्लिक स्कूल ने साबित कर दिया कि कौम के मेमार सिर्फ स्कूलों की भारी फीसों से पैदा नहीं हो सकते। तालीम से मोहब्बत करने वालों की खसूसी नीयत शामिल हो जाए तो भी हीरे तराश जा सकते हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल और मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ रॉ टैलेंट माशाल्लाह इतना है कि सहूलियात अगर कम भी हों तो वो निखर के सामने आता है। अब इसमें जहाँ माँ बाप का किरदार है, वहीं पे जो करता धरता हैं इस तमाम तर स्कूल के जो इंतज़ामिया है वो भी लायक़ तहसीन है। हमारे साथ समीउल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी मौजूद हैं। समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मुबारक हो, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 8 पोजीशंस आई हैं, बल्कि जो अच्छी बात यह है कि दीगर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 90+ मार्क्स लिए हैं। तो क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट रही है आपकी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले समा चैनल और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि मैं अपनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा और सोसाइटी पब्लिक स्कूल के हवाले से अवाम नास को आगाह करता चलूँ कि ये वो स्कूल है जो सेल्फ हेल्प बुनियाद की बेस पर कायम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, 1979 में मुगलपुरा कैंपस इस्टेब्लिश हुआ और 2005 में हरबंसपुरा कैंपस इस्टेब्लिश हुआ। तो 2005 से लेकर आप देखिए चंद सालों के अंदर अंदर इस स्कूल ने इतनी अचीवमेंट कर ली है कि बोर्ड के अंदर 2nd, 3rd, 4th ऑनवर्ड पोजीशन जो हैं वो इस स्कूल ने हासिल की हैं। अभी आपने बताया कि बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 329 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया मैट्रिक के इम्तहान में, जिसमें 95% एंड अबव 70 स्टूडेंट्स ने 95% एंड अबव मार्क्स हासिल किए, जबकि 153 बच्चों ने 90 एंड अबव % मार्क्स हासिल किए, जबकि 253 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किया। तो यूँ 329 में से 253 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किया। तो इससे आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे टीचर्स की क्वालिटी का अंदाज़ा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का और बच्चों की मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है वो वेलफेयर पे चलती है और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें जो है ये इस तरह नहीं कहना चाहिए कि जी वेलफेयर पे, क्योंकि इसका स्टूडेंट पे एक इम्पैक्ट आता है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं, लोगों को ये बताएं कि जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ये इतने अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने पोजीशन ली है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं?
इसमें जो पेरेंट्स अभी आपने ख़ुद भी देखा होगा कि जिनके इंटरव्यूज़ आए हैं वो बड़ी हम्बल फैमिली से हैं, कोई बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है, एवरेज फैमिली से हैं, और हम सब भी एवरेज फैमिली ही से बिलोंग करते हैं। अभी आपने बात की कि अगर हम बात करेंगे कि सारा ही वेलफेयर है तो उससे बच्चे पे भी इम्पेक्ट आता है, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ हैव एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट है। जो पे कर सकता है हम उससे फ़ीस वसूल करते हैं, और जो नहीं पे कर सकता उसको हम माफ़ करते हैं। जैसे ऑर्फन केसेस हैं, डाइवोर्स केसेस हैं, इसमें लो इनकम फैमिलीज़ के केसेस हैं। अब आप देखिएगा कि 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की फ़ी या फुल माफ़ है, या 75% माफ़ है, या 50% माफ़ है। इसके अलावा 1 करोड़ तकरीबन जो साल का है वो 1.5 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं फ़ीस की मद में। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट फ्री पढ़ रहे हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फ़ी अदा करते हैं, और हमारी जो फ़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाकी जितने भी स्कूल हैं जो इस मयार से इवन कम भी हैं उनकी फ़ी से बहुत कम है। अभी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नर्सरी और प्रेप की इस साल फ़ी हमने 3200 रखी है, सिर्फ उनके लिए जो पे कर सकते हैं। जो पे नहीं कर सकते उनसे बिल्कुल वसूल, जस्ट टोकन लिया जाता है 300, ऑर्फन केसेस में 300 लिया जाता है, इसलिए ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। ये तो मतलब नॉमिनल भी क्या कहूँ मैं, आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं है 3200, और वो भी वो जो पे कर सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ तो एडमिशन फ़ीस ही 50,000 से शुरू हो रही है। खैर, अच्छा, आपने इतना ये लंबी जर्नी है, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब ये आगाज़ हो रहा था इसका, क्या सोच थी इस स्कूल के पीछे? वो सोच आप अचीव कर पाए? असल में हमारे जो सोसाइटी है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। और उस वक्त के जो हमारे बानी थे जनाब चौधरी मिराजुद्दीन साहब, जनाब हाजी अनवर रशीद साहब, एक मोहतरमा थी जो हाजी अनवर रशीद साहब की वालदा थी, उसने 10 मरले का एक प्लाट दिया, वहाँ से एक छोटे से हॉस्पिटल का आगाज़ किया गया। तो इब्तदा में हमने शोबे सेहत को फोकस किया, लेकिन उसके बाद चूँकि चौधरी मिराजुद्दीन साहब वो वकालत करते थे, तो उनकी एक सोच थी कि हम उस वक्त आप ये सोचें कि 1956 और बाद के अदवार में मुगलपुरा कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड है। तो ये सोच डेवलप की गई कि इस इलाके के लोगों को भी तालीम याफ्ता किया जाए। तो फिर 1979 में स्कूल का आगाज़ किया गया। उससे पहले वोकेशनल इंस्टीट्यूट का आगाज़ आप अंदाज़ा कीजिएगा 60s के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आगाज़ कर दिया गया था, लाइब्रेरी का आगाज़ कर दिया गया था। तो 79 में फिर हम फॉर्मली इस स्कूल का हमने आगाज़ किया, और सोच यही थी कि इस इलाके के जो बच्चे हैं जो कि पसमानदा उस वक्त वो ज़रा पसमानदा फैमिली से तल्लक़ रखते थे, तो उनको भी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत से, जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल है, जो हमारी टीम लीडर है, मैं यहाँ उनका जिक्र करना जो है इंतहाई मुनासिब समझता हूँ कि मिसिस तहसीन अली जो कि प्रिंसिपल है हमारे तमाम कैंपसेस की, वो गॉड गिफ्टेड सलाहियतों की मालिक है। चौधरी मिराजुद्दीन साहब और इनके एक टीम थी जिन्होंने इतना ये जर्नी जो है इसको इन्होंने जो है वो कवर किया। 39 स्टूडेंट से आगाज़ किया गया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4700 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेफादा कर रहे हैं। सर यही मेरे ख्याल से हाईलाइट है, यही थी कि यही हाईलाइट है सर इसकी कि 39 स्टूडेंट से आगाज़ किया, 47,000 बच्चा आज पढ़ रहा है, और वो उन बाकी स्कूल्स में से जो बच्चे हैं जो कि ज़्यादा फीस वाले हैं, किसी तौर पे भी कम नहीं बल्कि उनको बीट किया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आप। और यकीनन जहाँ पे एक जानिब एजुकेशन को कहा जाता है कि अब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना लिया गया, वहीं इस जैसे इदारे जो कि कुल 30 से 40 तलबा से शुरू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी, आज वहाँ पे तकरीबन 50,000 बच्चा पढ़ रहा है, और वो सारे के सारे ब्रिलियंट है, इतने ज़्यादा कि उनमें से 8 की बेहतरीन पोजीशन आती है और बाकी 90+ भी मार्क्स ले रहे हैं। ज़बरदस्त।